हेलो बच्चों, आज ऑर्गेनिक का क्लास शुरू होने जा रहा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बातें ध्यान से समझ लो। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब तक पिछले वाले चैप्टर के बारे में जब तक हम नहीं समझेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री में जिसको हम यदि नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ने में समस्या होता है। तो इसलिए जो जितने भी टॉपिक है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि जो बच्चा केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है वो उसको पूरे ऑर्गेनिक में समस्या होगा। तो ऐसे ऐसे चैप्टर आते हैं जिसको नहीं पढ़ने पर जो अधिक चैप्टर में समस्या उत्पन्न होते रहते हैं। तो इनऑर्गेनिक में जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन में और भी जितने चैप्टर है उन सारे में समस्या आएगा। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसके बाद हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा समस्या आते हैं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग कौन सा किस क्लास का है, 11 का है। और जो 12 का पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सब में समस्या आते हैं। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को पहले पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद ये सारे पढ़ाया जाता है, ताकि छोटे छोटे जो यूज आते हैं 11 का वो इसमें क्या होता है, इंक्लूड होते रहता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट है, यदि जो बच्चा मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी 12 का चैप्टर है उसमें समस्या उत्पन्न होते रहता है। अणुभार, अणु, ये सब प्रत्येक चैप्टर में आते हैं। तुम देख भी लिया होगा, जैसे बिलियन पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे मोल कंसेप्ट का यूज आया है। उसके बाद क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी बहुत सारे मोल का इस्तेमाल आया है। तो इसलिए कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं 11 का जो नहीं पढ़ने पर 12th में काफ़ी ज़्यादा समस्या आते हैं। उसी तरह ऑर्गेनिक में है, ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे चैप्टर है 11 का जिसको नहीं पढ़ेंगे तो 12th के ये सारे जो चैप्टर है इसमें समस्या उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले जो 11 का जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, उसको पहले हम डिस्कस कर देंगे। उसके बाद 12th का जितने भी चैप्टर होंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो 11 का इतने सारे जो चैप्टर है ये 12th से को रिलेशन है, मतलब दोनों में संबंध बना हुआ है। इन सारे चैप्टर को जब तक हम नहीं समझते हैं, टॉपिक को जब तक नहीं समझते हैं, तब तक ये हमारे 12th का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये जितने भी टॉपिक दिया है इसको हम पढ़ाएंगे। IUPAC देखो, ऑर्गेनिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिक में नाम के लिए 12th का चैप्टर दिया है, लेकिन उसमें 40% क्वेश्चन 11 से ही आता है। तो इसलिए पहले 11 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चैप्टर जो भी आएगा उसको डिस्कस करेंगे, तब जाके 12th को टच करेंगे। तो देखो 11 का कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा। तुम अक्सर एग्जाम में देखता होगा IUPAC पूछ देता है, IUPAC नेम जिसको IPAC कहते हैं। तो इसमें 12th में नहीं दिया है लेकिन एग्जाम में पूछता है, समा अभियंता से पूछता है, और सामान्य कार्बनिक रसायन से पूछता है, हाइड्रोकार्बन से पूछ देता है, इसका मात्रात्मक क्या होता है, गुणात्मक विश्लेषण से पूछ देता है, जबकि 12th का चैप्टर या टॉपिक नहीं है। तो इसलिए जो पूछता है उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले IUPAC पढ़ेंगे, समाव्यता पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण पढ़ेंगे। ठीक है, इतना चीज़ पढ़ने के बाद तब जाके ये 12th का टॉपिक हम 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 12th में तुम्हारा यहाँ से 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक ये 12th का तुम्हारा चैप्टर है। सबसे पहले हेलो एल्किन, हेलो एरीन है, दूसरा अल्कोहल और फिनोल ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एमीन है और जैव अणु है। तो 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक ऑर्गेनिक का 12th का चैप्टर है। और ऊपर में जितने भी दिया है सब 11 का है, क्योंकि जब तक इसको हम नहीं जानेंगे तब तक इसको जानने में क्या होगा, बहुत समस्या होगा। इसलिए सबसे पहले IUPAC से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो
चलो, तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म हम यहाँ पर देखेंगे प्रकाशिक समावयता में, ठीक है। तो समावयता को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। समावयता का मतलब क्या होता है, सुजीत पंखा बंद। समावयता का मतलब क्या होता है कि जिसका अणुसूत्र समान होना चाहिए। अणुसूत्र का मतलब क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला एक समान होना चाहिए और इसका जो गुण धर्म है ये भिन्न होना चाहिए। गुण धर्म अलग अलग होना चाहिए, उसी को समावयता कहते हैं या आइसोमर भी बोल सकते हैं। यह परिघटना समावयता कहलाती है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर देख लो, इसका फार्मूला क्या है, C2H6O, मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। इसको 2 भाग में हम बांटे हैं तो क्या हो गया, CH3CH2OH लिखा गया है। बात ध्यान से समझना। इधर देखो CH3 ऑक्सीजन है और CH3 है। इधर देखो यहाँ पर क्या है कि 2 कार्बन से इथेन से कौन जुड़ा है, अल्कोहल। और इधर देखो 2 मीथेन से कौन जुड़ा है, ईथर जुड़ा है। 2 मीथेन से कौन जुड़ा है, ईथर। मतलब दोनों का अगर जोड़ेगा, दोनों का कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा जोड़ेगा तो इतना ही आएगा, इसका भी जोड़ेगा तो इतना ही आएगा। बात समझ में आया। लेकिन दोनों का लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। दोनों का फार्मूला एक ही है, इसका भी फार्मूला एक ही है, इसका भी फार्मूला यही है, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें अल्कोहल जुड़ गया, इसमें ईथर जुड़ा, और जुड़ने के क्रम में इसका जो गुण धर्म है ये भिन्न हो गया। अल्कोहल जुड़ा है तो ये कौन सा अवस्था में आ गया, द्रव। इथाइल अल्कोहल किसको कहते हैं, दारू को। ये द्रव अवस्था में आ गया। और ये जो ईथर है, ईथर से 2 मीथेन जुड़ा है, ये सब के सब गैस में आ गया। तब फार्मूला सेम है, फार्मूला सेम है। एक तुमको अल्कोहल के रूप में मिल रहा है, एक तुमको ईथर के रूप में मिल रहा है। बात समझ में आया। इसका गुण धर्म क्या हो गया, चेंज हो गया। ये द्रव में आ गया और ये गैस में आ गया। बात क्लियर। तो यही बात समावयता का मतलब होता है। अणुसूत्र क्या होना चाहिए, समान। इसका भी अणुसूत्र यही है, इसका भी अणुसूत्र यही है। बात समझ में आया। परंतु इसका जो गुण है ये अलग अलग हो गया, एक द्रव में आ रहा है, दूसरा गैस में आ रहा है। बात समझ में आया। देखो इसमें हाइड्रोजन जो है, एक चीज और है, एक चीज ध्यान से समझना। कभी भी यहाँ पर देखो, जैसे ये क्या है, CH3 CH2, यहाँ पर यदि लिविंग ग्रुप जुड़ते हैं, यदि यहाँ पर लिविंग ग्रुप जुड़ते हैं तो लिविंग ग्रुप के जगह पर चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ईथर हो, चाहे अमोनिया हो, बहुत सारे लिविंग ग्रुप आते हैं। तो लिविंग ग्रुप 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, मान लो दोनों, एक रस्सी है यहाँ पर बांधा हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना। एक रस्सी है यहाँ पर बांधा हुआ। अब देखो ये रस्सी को इधर खींचेगा, ये रस्सी को इधर खींचेगा। बात समझ में आया। मतलब इलेक्ट्रॉन का खींचा खींची चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का खींचा खींची में जिसका बल ज्यादा होगा उधर ही आएगा। तब मान लो यहाँ पर केमिस्ट्री में उल्टा होता है। मैथ में तुम समझता होगा, ऋण का मतलब कमजोर हो गया और धन का मतलब मजबूत हो गया, लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा चलता है। ऋण का मतलब मजबूत होता है और धन का मतलब कमजोर होता है, ठीक है। यदि लिविंग ग्रुप ऋण आवेश है तो ये अक्सर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, मतलब इथेन से कौन ले लेगा, लिविंग ग्रुप। अस्थायित्व का मतलब हम समझा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है, आगे तुमको बहुत आवश्यकता पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है। यदि लिविंग ग्रुप निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। यदि यहीं पर लिविंग ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इथेन की तरफ जाएगा। बात समझ में आया।
तो इसी को क्या कहते हैं, अस्थायित्व, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आया? तो इसको भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर तुम एक चीज देख रहा है कि अल्कोहल जो है किसके रूप में आया है, लिविंग ग्रुप के रूप में आया है। ईथर जो किसके रूप में आया है, लिविंग ग्रुप के रूप में आया है। बात समझ में आया? तो ये तो अभी हम समावयता पढ़ा रहे हैं, इसके आगे ये चीज हम बताएंगे। बात समझ में आया? तो इसको दो भाग में देखो, इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका भी फॉर्मूला यही है, लेकिन दोनों का गुण धर्म क्या है, अलग अलग है। एक तो द्रव के रूप में है, एक गैस के रूप में है। तुमको भी पता है इथाइल अल्कोहल किसको कहते हैं, शराब को कहते हैं। और शराब किसके रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है, द्रव के रूप में होता है। क्लियर? चलो इसको मिटाते हैं। यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टू स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब समावयता के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है, संरचनात्मक समावयता, और दूसरा प्रकार कौन सा है, त्रिविम समावयता। देखो संरचनात्मक समावयता में इतने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और त्रिविम समावयता में इतने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, संरचनात्मक समावयता में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, श्रृंखला आइसोमेरिज समावयता, स्थिति समावयता, क्रियात्मक समावयता, वलय श्रृंखला समावयता और मध्य समावयता, चला समावयता। ठीक है, तो इतने टॉपिक हमको संरचनात्मक समावयता के अंतर्गत पढ़ने हैं। और त्रिविम समावयता के अंतर्गत कौन कौन सा पढ़ना है, अभिविन्यासी समावयता, संरूपण समावयता। इसको दो भाग में बांटा गया है, ज्यामितीय समावयता और प्रकाशिक समावयता। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से, त्रिविम समावयता से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ाएंगे, त्रिविम समावयता, उसके बाद संरचनात्मक समावयता। ठीक है, त्रिविम समावयता काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो खास करके नीचे वाला ज्यामितीय और प्रकाशिक बहुत पूछता है, इससे 12th में क्वेश्चन। त्रिविम समावयता है, इसको इंग्लिश में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके बारे में क्या बोलेंगे यहाँ पर ध्यान से समझना कि जिस यौगिक का अणुसूत्र और संरचना, अणुसूत्र मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला, और संरचना मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर, बनावट, दोनों समान होना चाहिए। बनावट और क्या बोलते हैं, फॉर्मूला एक समान होना चाहिए। ठीक है, परंतु समूहों में त्रिविम की स्थिति भिन्न होनी चाहिए। बात समझ में आया? त्रिविम की स्थिति क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया त्रिविम किसको कहते हैं, त्रिविम उसी को कहते हैं जिसका 3 बीम होना चाहिए। बात समझ में आया? जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन का बीम कितना होता है, 3 बीम होता है। हाँ, तो यहाँ पर देखो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, त्रिविम समावयता कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर तुम देख लो CH3 CH और CH CH3। देखो इसका सबसे पहले IUPAC नाम, जिसको नहीं आता है लिखने उसको हम यहाँ पर सिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में ये पूरा हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिए, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग करने के लिए इधर से भी 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से भी 2 नंबर पर है, तुम किधर से भी काउंट कर सकता है। बात समझ में आया? फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर से ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो टोटल कितने हैं, 4। अब हम तुमको बताए थे, कुछ रूल बताए थे IUPAC का। सबसे पहले लिविंग ग्रुप का नाम लिखा जाता है, तो इसमें तुमको लिविंग ग्रुप है नहीं है, पहला क्राइटेरिया खत्म। दूसरा हम बताए थे, सेकेंड में लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखा जाता है, तो लॉन्गेस्ट चेन में हम तुमको ये भी लिखाए थे कि 1 कार्बन को क्या लिखते हैं, 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं।
ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब लिखाए थे। तो सबसे पहले 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। बात समझ में आया। फिर उसके बाद हम बताए थे यदि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में हम बताए थे उसके लास्ट में ENE लिखाता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लिखाता है, YNE। तो यहाँ पर देख लो कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ENE। बात समझ में आया। उसके बाद इसका कितना पोजीशन है, इसका पोजीशन कितना नंबर है, 2 नंबर। तक क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन लिख देना, ठीक है। 2 पोजीशन है, डबल बॉन्ड कितने नंबर से जुड़ा है, 2 नंबर से। तो क्या लिखेंगे, ENE। बात समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। बात समझ में आया। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का नाम, उसके बाद लिविंग ग्रुप है तो सबसे पहले तो लिविंग ग्रुप लिखाएगा, लिविंग ग्रुप नहीं है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन में देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल कहाँ है, उसका पोजीशन लिखेंगे। और पोजीशन पहले वाला पोजीशन लिखा जाता है, ना कि बाद वाला। देखो पहले कौन है, 2, और बाद कौन है, 3। तो पहले वाला पोजीशन लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, 2, और डबल को क्या कहते हैं, ENE। बात समझ में आया। अब देखो एक चीज हम तुमको बताए हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि अनुसूत्र और संरचना दोनों एक समान होना चाहिए। अभी इसी को हम क्या कर रहे हैं, संरचना में बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, डबल बॉन्ड के पहले एक कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन, तो कितने कार्बन हो गया, 2 कार्बन। 2 कार्बन से देखो यहाँ पर एक चीज समझना, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है। एक बात यहाँ पर संरचना को बनाते हैं। देखो संरचना कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर ध्यान से समझना। ये डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिए, क्लियर। अब देखो इस कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मीथेन, तो एक मीथेन को बना दिए। यहाँ पर एक चीज तुमको ध्यान में होना चाहिए, कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड कितना पूरा है, 2, 1, 3। एक हाइड्रोजन इसके साथ में है, तो हाइड्रोजन को नीचे हम लिख देंगे। बात क्लियर। उसी तरह से हम इसके साथ भी, इस कार्बन के साथ में एक मीथेन है, तब मीथेन को तुम ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट बार में ऊपर ही लिखते हैं CH3। इसका भी 3 बॉन्ड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन को नीचे लिख लेंगे। अब इसमें तुमको ध्यान से समझना है, यदि सेम ग्रुप एक ही पोजीशन में आते हैं, मतलब सेम ग्रुप एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो उसे हम सीस कहते हैं। देखो CH3 CH3 एक ही पोजीशन में होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सीस। अब इस फिगर को हम सेम इस प्रकार भी बना सकते हैं, यहाँ पर समझना। देखो इसको किसी एक को नीचे कर दो, किसी एक को ऊपर कर दो, तो ये संरचना समान रहेगा, लेकिन इसका जो क्या है, इसका त्रिविमीय स्थिति है वो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बनाते हैं CH3 और नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हम इसको चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन को ऊपर और CH3 को नीचे। तो हाइड्रोजन को ऊपर कर दिए, CH3 नीचे। अब इसमें देखो मीथेन एक ही पोजीशन में था, अब क्या हो गया, सीधा 180 डिग्री पर ट्रांस पे आ गया। बात समझ में आया। तो अगर क्रॉस एक ही ग्रुप के रहते हैं क्रॉस में, तब उसे ट्रांस कहते हैं, और सेम ग्रुप में रहते हैं तब उसे हम सीस कहते हैं। बात समझ में आया। तो एक ही पोजीशन पर है तो सीस, अगर अलग अलग पोजीशन पर क्रॉस में सेम मिल रहा है, तो उसे हम ट्रांस कहते हैं, ट्रांस। बात समझ में आया। अब देखो नाम लिखने का तरीका, यहाँ सीस है तो जो नाम हम लिखे थे उसी नाम के पहले सिर्फ सीस लगा देना है। ये ट्रांस है, जो नाम लिखे थे उसी नाम के पहले ट्रांस लगा देना। तो इससे साबित क्या होता है, इससे साबित यही होता है कि दोनों का फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला यही है, ध्यान से समझना।
इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका भी फॉर्मूला क्या है, यही है। तो अनुसूत्र क्या हो गया, समान। और संरचना देखो, इसका संरचना यही है, इसका संरचना यही है, एक ही का ना दोनों संरचना है, तो संरचना भी क्या हो गया, समान। लेकिन इसका त्रिभिन्न स्थिति देखो, CH3 ऊपर ऊपर है, लेकिन CH3 इसमें क्रॉस है, तो त्रिभिन्न संरचना डिफरेंट हो गया। और अनुसूत्र और दूसरा क्या बोले हैं, संरचना, दोनों समान हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभिन्न समाअवयवता कहते हैं। क्लियर, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभिन्न समाअवयवता कहते हैं। आगे देखो प्रकाशिक समाअवयवता, इसमें बोला जा रहा है ये यौगिक जिसका अनुसूत्र समान है परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश पोलर प्लेन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके प्रति व्यवहार जो होता है ये भिन्न होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुवन समाअवयवता कहते हैं। बात समझ में आया, इसको क्या कहेंगे, पोलर प्लेन लाइन बोला जाता है। बात समझ में आया। अब देखो इसमें तुमको यहाँ पर समझाया गया है कि इन दोनों का मान लो सूत्र समान है, एक्स वाई है, मान लो इन दोनों का सूत्र क्या लिखा गया है, एक समान लिखा गया है, लेकिन इसका जो प्रकाशिक समाअवयवता क्या बोला जाता है कि इस पे अगर प्रकाश के माध्यम से मान लो प्रकाश को आगे कर रहे हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में प्रकाश को ले जा रहे हैं और दोनों का अनुसूत्र समान है और दोनों को प्रकाश के सामने में रखते हैं, तो इसका संरचना अलग दिखाई देगा। बात समझ में आया। एक ही लाइट के प्रति देखो, लाइट यहाँ पर ध्यान से समझना, ये प्रकाश है, ठीक है, यहां से प्रकाश एक समान निकल रहा है। मान लो एक ही अनुसूत्र वाला दो समान रखते हैं, तो इसमें क्या दिखाई देगा, जब प्रकाश के सामने से गुजरेगा तो एक तुम्हारा एक्स दिखाई देगा, दूसरा वाई। बात समझ में आए, भिन्न दिखाई देगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्रकाश पीपीएल के प्रति व्यवहार क्या होते हैं, भिन्न, मतलब प्रकाश से गुजरने के बाद अलग हो जाते हैं और उससे पहले क्या होता है, एक समान होता है। प्रकाश से पहले एक समान और प्रकाश जब गुजरते हैं तो भिन्न हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक समाअवयवता कहते हैं। क्लियर। देखो समतल ध्रुवित प्रकाश है और इसको इंग्लिश में प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PPL। देखो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। कोई भी साधारण प्रकाश को, इधर देखो, कोई भी साधारण प्रकाश को कैल्सिट निकोल प्रिज्म के द्वारा उससे होते हुए साधारण लाइट को गुजारते हैं, तो वो क्या होता है, एक ही प्लेन में लाइट क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। एक ही प्लेन में लाइट स्थिर हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो यहाँ पर ये जो साधारण प्रकाश है प्रत्येक दिशा में है, सभी दिशा में प्रकाश जा रहा है, लेकिन जब कैल्सिट निकोल प्रिज्म के द्वारा इससे होते हुए लाइट को साधारण प्रकाश को गुजारते हैं, तो ये एक ही समतल में क्या हो जा रहा है, स्थित हो जा रहा है, मतलब एक ही समतल में स्थिर हो जा रहे हैं, इसी को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। डिफिनेशन लिखा गया है, जब साधारण प्रकाश को, वही बात जो बताए वही बात है, जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इसके कंपन एक ही तल में सीमित हो जाएंगे, ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आया, क्लियर। चलो अगला क्लास नेक्स्ट लेक्चर में होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटिन्यू क्लास अपलोड होते रहेगा। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। बाय। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।